हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों पर। दरअसल जो मैं प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि इससे आपको केवल सोचने का तरीका कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए, इससे ये फायदा मिलेगा। जो लोग मेंस लिख रहे हैं वो भी, या जो लोग अगली बार मेंस देंगे उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत फायदेमंद है। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम लोग। पहला प्रश्न ये है कि नैतिक आचरण के निर्धारक तत्वों को स्पष्ट करें। एक सामान्य प्रश्न है ये। हम गलतियां क्या करते हैं और क्या लिखना चाहिए। आपसे एक सामान्य प्रश्न ये पूछेगा, मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करें। देखो आप, मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करें। तथा नैतिक आचरण के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। देखो आप, ये एक सामान्य प्रश्न है। मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा नैतिक आचरण के, नैतिक इथिकल कंडक्ट के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मूल्य की बात करेंगे। और जब मूल्य की बात करेंगे तो मूल्य में क्या क्या बताएंगे हम लोग। मूल्य का मतलब ये है, मूल्य किसी भी विषय वस्तु विचार का वह गुण, किसी भी विषय वस्तु या विचार का वह गुण जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है। एक सामान्य अर्थ है यह मूल्य का, कि मूल्य का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु विचार का वह गुण जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है। एक तरह से यह कहा जाए, यह जो मूल्य है उचित एवं अनुचित का मापदंड होता है। ये जो मूल्य है, इसका एक अर्थ ये है कि किसी भी विषय वस्तु या विचार का वह गुण जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है। अर्थात जो मूल्य है उचित एवं अनुचित का मापदंड होता है। ये मूल्य, ये इसका सामान्य अर्थ है। जब हम मूल्य की बात करेंगे तो एक चीज ध्यान देना, अर्थ बताने के बाद हम जब मूल्य की बात करेंगे तो समानता देखा जाए, एक साध्य मूल्य और दूसरा है हम साधन मूल्य की बात करेंगे। साध्य मूल्य का मतलब क्या है, प्रेम, भाईचारा इत्यादि, भोजन, कपड़ा, और हम बात करें मकान की। ये लेकिन हम जब मूल्य के प्रकार की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य
पर्यावरणीय मूल्य, नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य। ये केवल आपको डायग्राम से बता देना है। ये बताओगे साध्य मूल्य, प्रेम, भाईचारा इत्यादि, साधन मूल्य, भोजन, कपड़ा और मकान। फिर जब मूल्य की बात करोगे तो मूल्य के इतने सारे रूप होते हैं। पर्यावरणीय मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा नैतिक एवं मानवीय। हम मूल्य की बात करेंगे। अब हमेशा ध्यान दो, जब हम मूल्य की बात कर देंगे तो जो मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, ये समूह की प्रकृति एवं संबंध को प्रकट करते हैं। हमेशा अभी हमारा फर्स्ट पैरा चल रहा है, मूल्य की अवधारणा की बात करनी है। फिर हम जब बात करेंगे मूल्य, तो जब मूल्य की विशेषता की बात करेंगे हम लोग अवधारणा में, केवल डायग्राम से मूल्य सार्वभौमिक, मतलब ये मूल्य जो है सार्वभौमिक होते हैं। दूसरी चीज देखा जाए, ये सामाजिक मापदंड हैं। और तीसरी चीज संबंध को प्रकट करते हैं। सामाजिक मापदंड है। अगली चीज देखा जाए कि समूह की प्रकृति एवं संबंध को प्रकट करते हैं। ये मूल्य की बात करें। और सबसे बड़ी चीज ये है, यह भावनाओं से जुड़े होते हैं। इतनी बातें करनी है मुझे। मूल्य का अर्थ क्या है? आप साधन मूल्य, साध्य मूल्य की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे मूल्य के प्रकार, फिर मूल्य की विशेषता। इतनी बातें करने के बाद हम सेकंड पैरे में आएंगे। नैतिक आचरण के निर्धारित तत्वों का वर्णन करें। देखो आप, सेकंड पैरे की यदि बात करें हम लोग, सेकंड पैरा तो नैतिक आचरण के निर्धारक तत्व की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत स्तर पे। अब देखो आप, व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को कौन निर्धारित करता है? तो सबसे पहले बात करेंगे समाज, देश या संस्कृति। आचरण पद्धति, जीने का तरीका। पहली बात ध्यान दो, रीति रिवाज, संस्कृति की बात करें हम लोग, शिक्षा एवं शिक्षक का व्यवहार, देश का कानून। अंत में देखा जाए संस्था या संगठन जिसमें व्यक्ति कार्य करता है। देखो आप, व्यक्तिगत स्तर पे क्या होगा? व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक आचरण का निर्धारक तत्व कौन सा है? तो रीति रिवाज, मतलब सामाजिक रीति रिवाज, कल्चर। शिक्षा और शिक्षक की हम भूमिका की बात करें। देश का कानून क्या है? संस्था, संगठन जिसमें व्यक्ति काम करता है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है, परिवार के मूल्य एवं मां पिता के व्यवहार। ये किसी व्यक्ति के नैतिक आचरण का निर्धारक तत्व है। रीति रिवाज,
संस्कृति, शिक्षा एवं शिक्षक का व्यवहार, देश का कानून, संस्था या संगठन जिसमें व्यक्ति कार्य करता है, परिवार के मूल्य और मां बाप के व्यवहार, ये डिसाइड करते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कौन डिसाइड करता है? पहली बात ध्यान दो इस बात को, कानून का शासन, मानवाधिकार का संरक्षण। ये तो व्यक्तिगत स्तर पर आपको इतनी बातें क्यों लिखनी है पॉइंट फॉर्म में। प्रशासनिक स्तर पर कौन डिसाइड करता है? मतलब एक जब प्रशासक काम करता है तो प्रशासकों के नैतिक आचरण को कौन डिसाइड करता है? हमेशा ध्यान दो उस बात को। पहली चीज प्रशासनिक आचार संहिता, दूसरी चीज देखा जाए संवैधानिक मूल्य, एवं आदर्श। हमेशा ध्यान दो, यह प्रशासनिक आचार संहिता, संवैधानिक मूल्य एवं आदर्श उससे क्या करता है? डिसाइड करता है। तीसरी चीज कानून का शासन। चौथी बात, शासन व्यवस्था का लक्ष्य एवं शासन व्यवस्था का स्वरूप। अगली चीज पारदर्शिता। जैसे प्रशासन में पारदर्शिता की बात करें, ये प्रशासन में पारदर्शिता इसमें विशेष रूप से चाहे आरटीआई हो, चाहे ई गवर्नेंस हो, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज ध्यान देना कि जवाबदेहिता। अगली चीज गवर्नेंस। ये गवर्नेंस क्या करता है? अंत में देखा जाए प्रशासनिक स्तर पर नैतिक दुविधा, प्रशासनिक स्तर पर नैतिक दुविधा तथा हितों का संघर्ष। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रशासनिक आचार संहिता, नंबर 2 संवैधानिक मूल्य और आदर्श, नंबर 3 कानून का शासन, नंबर 4 शासन व्यवस्था का लक्ष्य एवं शासन व्यवस्था का स्वरूप, नंबर 4 प्रशासन में पारदर्शिता, आरटीआई ई गवर्नेंस, जवाबदेहिता। गवर्नेंस की बात करें, प्रशासनिक स्तर पर नैतिक दुविधा तथा हितों का संघर्ष, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इथिकल डायलेमा, यह डिसाइड करता है। इतनी बातें क्यों लिखनी पॉइंट फॉर्म में? 1 2 3। हर बात, हमारा कंटेंट सही होना चाहिए और सीक्वेंस सही होना चाहिए। अंत में देखा जाए राजनीति में नैतिक आचरण का निर्धारक तत्व कौन सा है? राजनीति में नैतिक आचरण का निर्धारक तत्व की हम बात करें, राजनीति में निर्धारक तत्व क्या है? सबसे पहले कहा जाए राजनीतिक दल के नियम,
दूसरी चीज मैनिफेस्टो एवं लक्ष्य क्या है। हमेशा ना पॉलिटिकल पार्टी की रूल क्या है ये डिसाइड करता है। और हम मैनिफेस्टो की बात करें, मैनिफेस्टो और लक्ष्य डिसाइड करता है, ये निर्धारक तत्व है। अंत में देखा जाए कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता तथा सदन के सदस्यों के लिए निर्धारित आचरण संहिता चुनाव आचार संहिता भी और सदन के सदस्यों के लिए निर्धारित आचरण संहिता की बात करें, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य की बात करें, लोकतांत्रिक एवं हम संवैधानिक मूल्य की बात करें, अंत में बात करते हैं जागरूकता। तथा समाज में अच्छी छवि वाले लोगों की स्वीकार्यता। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। राजनीति में निर्धारक तत्व राजनीतिक दल के नियम डिसाइड करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और लक्ष्य क्या है, चुनाव आचार संहिता तथा सदन के सदस्यों के लिए निर्धारित आचरण संहिता, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य। अगली चीज जागरूकता तथा समाज में अच्छी छवि वाले लोगों की स्वीकार्यता। ये सेकेंड पैरा। हम जब थर्ड पैरे की बात करेंगे, हमेशा हम थर्ड पैरे की बात करें, थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करें। अब ध्यान से सुनो इस बात को। निष्कर्ष क्या होगा हमारा? एक चीज हमेशा ध्यान दो कि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके व्यवहार का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। निष्कर्ष में इतनी बात करनी, वस्तुतः व्यक्ति, प्रशासक एवं राजनेताओं के अच्छे आचरण के लिए संस्कृति, संस्था एवं जागरूकता स्तर पर कार्य करना आवश्यक है। यह हमारा निष्कर्ष चलेगा। हमारा आंसर क्लोज। इतनी बातें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला प्रश्न क्या है? हमेशा एक बच्चे के अंदर मूल्यों का संचार करने के लिए माता पिता द्वारा किस तरह के कदम उठाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2। एक बच्चे के अंदर क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2। एक बच्चे के अंदर
मूल्यों का संचार करने के लिए माता पिता द्वारा किस तरह के कदम उठाना चाहिए। कदम इस प्रश्न को देखो आप, एक बच्चे के अंदर मूल्यों का संचार करने के लिए मां बाप के द्वारा किस तरह के कदम उठाना चाहिए, ये इस प्रश्न को अकेले नहीं पूछेगा, किसी न किसी से जोड़ देगा वो। अब मैं फर्स्ट पैरे में क्या करोगे, आप मूल्य का अर्थ बताओगे। आप देखो, मूल्य का अर्थ बताओगे, उचित अनुचित का मापदंड। ये जो एक उचित अनुचित का मापदंड है, जब आप मूल्य की बात करोगे, थोड़ा सा बात करना है साध्य मूल्य और साधन मूल्य, भोजन, कपड़ा इत्यादि। साध्य मूल्य क्या है, प्रेम, बंधुत्व, विनम्रता इत्यादि ईटीसी। इतनी बातें कहनी केवल फर्स्ट पैरे में। हम सेकेंड पैरे में आएंगे। सेकेंड पैरे में क्या चलेगा, किस तरह से कदम उठाना चाहिए। तो एक बात ध्यान देना इस बात को, ये फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरे को देखो आप। माता पिता द्वारा सेकेंड पैरा, माता पिता द्वारा। अच्छा, एक और चीज, कई बार लगता है कि इंट्रोडक्शन मेरा अच्छा होगा तो नंबर अच्छा मिलेगा। कंटेंट आपका प्राइमरी जो पूछा जाए उसे फुलफिल करो आप। मान लिया जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम का आपने स्टेटमेंट लिख दिया, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन तब जब आपके पास शब्द हो और समय हो। कुल मिलाकर आंसर लिखना है 150 शब्दों में, न तो शब्द है हमारे पास और न तो समय है। 150 शब्द होता ही कितना है, 13 से 14 लाइनें, खत्म। इससे हर बात को टू द पॉइंट कहेंगे हम लोग। जैसे माता पिता द्वारा मूल्यों का संचार करने के लिए निम्न कदम उठाना चाहिए। अब देखो कौन सा कदम, सबसे बात करें, माता पिता को बच्चों के सामने अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के पूरी बात ध्यान देना। जैसे मां बाप स्वयं को बच्चों के सामने एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करें। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे यदि मां बाप अनुशासित है तो बच्चा अनुशासित होगा। मां बाप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो बच्चा सम्मान करेगा। जैसे मैंने क्या कहा कि गरीबों को कंबल बांटना, बड़ों का सम्मान करना, ये कुछ ऐसे कदम है। यदि मां बाप
गरीबों को कंबल बांटते हैं तो बच्चे के अंदर गरीबों के प्रति एक संवेदना पैदा होगी। यदि माँ बाप गरीबों की उपेक्षा करते हैं तो एक बच्चा भी गरीबों की क्या करेगा, उपेक्षा कर देगा। तो माँ बाप को एज एग्जाम्पल स्वयं को क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि बचपन में एक बच्चा अपने माँ बाप की नकल करता है या अपने शिक्षक की नकल करता है। हमेशा ध्यान दो। नंबर बी, ये नंबर ए। हम नंबर बी की बात करें, बच्चों के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि बच्चा बार बार उसे दोहराए। ये बात हमेशा ध्यान दो। जब किसी बच्चे की बार बार तारीफ करते हो ना, तो बच्चा उसे बार बार रिपीट करता है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि पापा मैं ये बना लेता हूं, आपने कहा वाह क्या कमाल का बनाया है। बच्चा क्या कहता है, फिर दिखाऊं। आपने कहा हाँ दिखाओ। बच्चा फिर दिखाएगा, फिर अपने तारीफ की तो क्या कहेगा कि पापा मैं इसे अनेक काम कर लेता हूं, अनेक काम कर लेता हूं। बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, उसके काम की प्रशंसा होनी चाहिए। तीसरी चीज, उचित परिवेश का निर्माण। नंबर सी, माता पिता द्वारा उचित, अब इसमें जैसे निस्वार्थ की भावना, सामूहिकता की भावना, ये माँ बाप क्रिएट करेंगे। फिर एक मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक मैं कहीं किसी में ऑफिसर का इंटरव्यू देख रहा था। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप इतने ईमानदार हैं जबकि पूरा हमारा प्रशासनिक सिस्टम करप्ट है, आप अपनी ईमानदारी को कैसे मेंटेन करते हैं? तो उस ऑफिसर ने क्या कहा कि जब मैंने बचपन में किसी की पेंसिल चुराई थी और जब मैंने मां को बताया तो मां रोती रही और मां ने यह कहा कि तुम चोर, मुझे यह नहीं पता था। उस ऑफिसर ने यह कहा, मां के रोने का ऐसा प्रभाव मेरे दिल पर पड़ा कि मुझे लगता है कि यदि मैं 1 रुपया भी रिश्वत लूंगा तो शायद स्वर्ग में बैठकर मां देख रही होगी और रोएगी। अब सोचो जरा, इसलिए हमेशा वो ऑफिसर अपनी ईमानदारी को आज भी कायम रखे हैं। ये परिवेश कौन क्रिएट करेगा? मां बाप। निस्वार्थ की भावना, सामूहिकता की भावना, संवेदनशीलता की भावना। नंबर डी की बात करें, बच्चों पर विश्वास करना चाहिए, जिससे संदेश जाता है कि उनके व्यक्तित्व क्षमता को उचित सम्मान दिया जा रहा है। नंबर डी, बच्चों पर विश्वास करना चाहिए जिससे यह संदेश जाता है कि उनकी क्षमता का हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब उनकी क्षमता का सम्मान होगा और व्यक्तित्व का सम्मान होगा तो उनके अंदर सकारात्मक सोच पैदा होगी, और जब सकारात्मक सोच पैदा होगी तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगली चीज,
हमेशा ध्यान दो इस बात को, बच्चों को महापुरुषों की कहानियां सुनाना, उनके जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित करना। नंबर ई, बच्चों को महापुरुषों की कहानियां सुनाना और उनके जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित करना। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, अंत में देखा जाए गलत कामों पर मां बाप द्वारा प्रायश्चित किया जाए ताकि बच्चों को अपराध बोध हो। हमेशा एफ, काम पर मां पिता द्वारा प्रायश्चित करना ताकि बच्चों में अपराध बोध की भावना जागे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब तक अपराध बोध की भावना नहीं जगेगी तब तक बच्चे गलत काम से बचने की कोशिश नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई गलत काम करता हूं, मुझे अपराध बोध हुआ, ओ मैंने गलत किया है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोबारा उस काम को करने से बचूं। अंत में देखा जाए एक चीज ध्यान देना, बच्चों के गलत कर्मों का प्रभाव मां बाप पर पड़ता है। इसका मतलब यह है, बच्चे यदि गलत काम करते हैं तो सजा किसको मिलेगी? मां बाप को। इस बात को लगातार प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को यह लगे कि मैंने कुछ भी गलत किया तो निश्चित रूप से क्या होगा, मेरे मां बाप को सजा मिलेगी। तो बच्चे अपने मां बाप को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे ऐसा काम न करें जिससे मां बाप पर गलत प्रभाव पड़े या सजा मिलने की संभावना हो। बच्चे उन गलत कामों से करने की बचने से कोशिश करेंगे। अंत में देखा जाए, हमेशा एक अवार्ड दिया जाए, एक बच्चों को अवार्ड देना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान दो इस बात को, उन बच्चों को जो पूर्णतः नैतिक हैं और पूर्णतः अनुशासित हैं। अंत में एक सबसे बड़ी चीज तो यह है बच्चों के अंदर कि शारीरिक श्रम की महत्ता को समझाया जाए कि इसके लिए क्या करना होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, शारीरिक श्रम करने वालों के प्रति सम्मान की भावना, के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करने की बच्चों के सामने। हम दूसरी चीज बात करें, स्कूलों में क्या होना चाहिए कि जो फिजिकल वर्क है बच्चों की क्षमता के अनुरूप उन्हें सहभागी बनाया जाए। सफाई में बच्चों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाए मां बाप के द्वारा। जैसे अक्सर देखा होगा आज की जो सोसाइटी है ना, जो टॉयलेट की सफाई करता, नाली की सफाई करता, लोग उसे टच नहीं करते, उसे अछूत मान लेते हैं और बच्चों के दिमाग में विचार भर देते हैं कि फिजिकल वर्क करने वाले लोग गलत होते हैं।
तो उस बच्चे के अंदर क्या होता है कि शारीरिक श्रम करने वालों के प्रति सम्मान की भावना समाप्त हो जाती है और वह बच्चा शारीरिक श्रम करने वालों को महत्व देता ही नहीं, सम्मान देता ही नहीं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मजदूर है, तो मजदूरों के साथ वह समानता का व्यवहार नहीं करता, बल्कि यह कहा जाए वो मानवीय व्यवहार भी नहीं करना चाहता। आखिर दोष किसका है? मां बाप का। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह दोष मां बाप का है। यह करना होगा बच्चों के अंदर। ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष में आएंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें कहनी है। थर्ड पैरे में मां बाप के द्वारा बच्चों में मूल्यों का बीजारोपण होता है। मां बाप के द्वारा बच्चों में मूल्यों का बीजारोपण, बीज बोया जाता है। शिक्षक द्वारा अंकुरित किया जाता है तथा समाज द्वारा बट वृक्ष बना दिया जाता है। यह निष्कर्ष, मां बाप बच्चों में मूल्यों का बीज बोते हैं, शिक्षक उसे अंकुरित करता है और समाज उसे एक विशाल वृक्ष बना देता है। यह हमारा निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक बेहतरीन क्वेश्चन देखो आप। जैसे ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, कानून के होने के बावजूद सामाजिक अपराध एवं महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न में यौन उत्पीड़न में कमी नहीं आ पा रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाएं। यह प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। मैं इस प्रश्न को डिस्कस इसलिए करना चाहता हूं कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। आप सोचो जरा, सरकार के मना करने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन को देखो, कानून के होने के बावजूद सामाजिक अपराध सोशल क्राइम जैसे भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, ये सामाजिक अपराध है। तो कानून के होने के बावजूद सामाजिक अपराध एवं महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न में कमी नहीं आ पा रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बस सुझाए। आपको करना क्या है? फर्स्ट पैरे में यह बताना है
कि सामाजिक अपराध और महिलाओं के लिए यौन कमी नहीं आ पा रही है कानून के होने के बावजूद। फर्स्ट पैरा, हमेशा ध्यान देना इस बात को, कानून के होने के बावजूद सामाजिक अपराध एवं महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न में कमी नहीं आ पा रही है। हमेशा ध्यान दो, कानून के होने के बावजूद सोशल क्राइम एवं यौन हिंसा में कमी नहीं आ पा रही है। प्रश्न ये क्योंकि आखिर क्यों नहीं आ पा रही है? पहली बात ध्यान देने इस बात को, कानून के डर का अभाव है और कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी की जवाबदेहिता में कमी तथा भ्रष्ट होना। कानून के डर का अभाव एक बड़ा सा रीजन है, लोग कानून से डरते ही नहीं। दूसरी चीज देखा जाए, कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी में जवाबदेहिता का अभाव तथा हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला रीजन है कानून के डर का अभाव है, लोग कानून से डरते ही नहीं। दूसरी चीज, कानून का जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, एजेंसी में जवाबदेहिता का अभाव है, जवाबदेहिता का अभाव है तथा एजेंसियां भ्रष्ट हैं। तीसरी चीज देखा होगा, हमेशा पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यह दो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पीड़ित व्यक्ति स्वयं कानून का साथ नहीं देता, पीड़ित व्यक्ति स्वयं कानून का साथ नहीं देता, न तो शिकायत करता है। नंबर सी की बात करें हम लोग, इसके नीचे मैं सी लिख रहा हूं, देखो नंबर सी, पीड़ित व्यक्ति स्वयं कानून का साथ नहीं देता है, क्योंकि पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर आवाज को दबा दी जाती है। पहला रीजन देखो जरा, एक बड़ा रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में परिवार प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है। मान लिया जाए उसके घर की लड़की के साथ किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, तो करेगा क्या? उसकी आवाज को दबा देगा, उसकी आवाज को वह दबा देता है, रिक्वेस्ट करता है कि आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि उस लड़की की शादी रुक जाएगी। पहली बात। दूसरी चीज देखा जाए, सामाजिक दबाव होता है।
महिला को चुप करा दिया जाता है। तीसरी चीज देखा जाए, अपराधी प्रवृत्ति के लोग पावरफुल होते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग हैं या तथाकथित जो अपराधी है, उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच होती है। कि राजनीतिक एवं हम पहुंच की बात करें, एक बड़ा सा रीजन है ये। उनकी आवाज क्या होगी? पीड़ित व्यक्तियों की जो आवाज है वो दब जाती है। नंबर डी की बात करें हम लोग, हमेशा नंबर डी, न्याय की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है तथा खर्चीली होने के कारण पीड़ित व्यक्ति को न्याय आसानी से नहीं मिल पाता है। हमेशा ध्यान दो, न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और खर्चीली है। इस प्रक्रिया के जटिल होने और खर्चीली होने के कारण पीड़ित व्यक्ति को न्याय आसानी से नहीं मिल पाता है या देर से न्याय मिलता है या देर से न्याय मिलता है जिसका लाभ अपराधी उठाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। मान लिया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतिम न्याय आते आते 15 से 20 साल लग जाएगा। और 15 से 20 साल में मेरे जीवन का क्या होगा, उसके जीवन का क्या होगा, लोग उसे भूल जाते हैं। इसका लाभ कौन उठाता है? अपराधी उठाता है। एक बड़ा सा रीजन तो ये है। अगला देखो आप, सबसे चीज ये है, नंबर ए की बात करें हम लोग, नंबर ए, हमेशा ध्यान दें इस बात को, सामाजिक अपराध में कमी नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? पहली बात, फर्स्ट रीजन क्या है? भिक्षावृत्ति या वेश्यावृत्ति में शामिल लोग गरीब होते हैं। भिक्षावृत्ति शामिल लोग गरीब होने के कारण इसे आजीविका का साधन बना लेते हैं। पूरी बात ध्यान दो, जो लोग भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति में शामिल हैं वो अत्यंत गरीब हैं और ये लोग इस व्यवसाय को आजीविका का साधन बना लेते हैं। स्वाभाविक नहीं चाहते कि ये लोग सामाजिक अपराध से मुक्त हों। हमेशा ध्यान, हम दूसरी चीज बात करें, होता क्या है,
इन सामाजिक अपराधों के संरक्षण में प्रशासन की भूमिका है। प्रशासक की किसी न किसी रूप में सहयोग है। और तीसरी चीज देखा जाए कि राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण, बल्कि ये कहा जाए ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल, राजनीति, अपराधी और प्रशासक, ये तीनों का ट्रायंगल बन जाता है। अब सोचो, आपने पढ़ा होगा कि इतने प्रतिशत अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और उसमें कितने लोगों पर रेप का केस है। ये लोग चुनाव लड़ने में अपराधियों के ब्लैक मनी का प्रयोग करते हैं। और जब अपराधियों के ब्लैक मनी का प्रयोग करेंगे तो ये राजनेता क्या करेगा? अपराधियों को प्रशासनिक संरक्षण देगा। तो ये क्या करता है? प्रशासक को सपोर्ट करेगा, और प्रशासक क्या होगा? अपराधियों को सपोर्ट करेगा। जब राजनेता और प्रशासक दोनों मिलकर अपराधियों का संरक्षण करेंगे तो सामाजिक अपराध समाप्त नहीं होगा। हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। अंत में एक बड़ा सा इश्यू ये कि बाल श्रम को बनाए रखने में नियोक्ता और अभिभावक दोनों की भूमिका है। बाल श्रम को रखने में नियोक्ता एवं अभिभावक की भूमिका, ध्यान से सुनो इस बात को। प्रश्न देखो आप, कानून के होने के बावजूद सामाजिक अपराध एवं महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न में कमी नहीं आ पा रही है। ऊपर की जो भी बातें हुई, सामाजिक अपराध में कमी नहीं आ पा रही, तो क्यों नहीं आ पा रही है? पहली चीज, वैश्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति में शामिल लोग गरीब होने के कारण भिक्षावृत्ति और वैश्यावृत्ति को आजीविका का साधन बना लेते हैं। दूसरी चीज, सामाजिक अपराधों के संरक्षण में प्रशासक की किसी न किसी रूप में सहयोग है, क्योंकि प्रशासन करप्ट है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। तो करप्ट ब्यूरोक्रेट क्या करता है? उन अपराधों को नैतिक समर्थन देता है। तीसरी चीज, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, यह ट्रायंगल बना लो आप। अंत में देखा जाए, बाल श्रम को बनाए रखने में नियोक्ता और अभिभावक दोनों की भूमिका है। नियोक्ता को भी लाभ, और बाल श्रम में जितने लोग शामिल हैं बाल श्रम में, उनके मां बाप नहीं चाहते कि बाल श्रम दूर हो, क्योंकि बाल श्रम को समाप्त करने की कोशिश की गई तो सारे बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे, और इस बात की पूरी संभावना है कि बाल वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए न तो नियोक्ता चाहता है और न तो अभिभावक चाहता है। अब देखो, इस रोकने के लिए नवाचारी उपाय की बात करें हम लोग। जब नवाचारी उपाय की बात करोगे तो काम कई स्तर पर करना होगा। हमेशा नवाचारी उपाय सामाजिक स्तर पर क्या करना होगा? हमेशा सामाजिक स्तर पर देखो जरा,
अपराधियों की सामाजिक स्तर पर पहचान करनी होगी, उनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा। हमेशा देखो आप, अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार। दूसरी चीज, सामाजिक अपराध की सूचना देने वाले को आर्थिक पुरस्कार, ताकि के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। हम तीसरी चीज बात करें, एक बात हमेशा ध्यान दो, सामाजिक स्तर पर हमेशा कि एक तरह से यह कहा जाए हमेशा कि सामाजिक स्तर पर मूल्यों का प्रचार प्रसार हो। और अंत में देखा जाए, सामाजिक अपराध में शामिल जो लोग हैं, हमेशा ध्यान दो, अपराध में शामिल लोग हैं, जिस समुदाय के लोग हैं, जिस क्षेत्र के लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यह काम सामाजिक स्तर पर करना होगा। दूसरी चीज देखा जाए, यह सामाजिक अपराध की बात करें, यह काम सामाजिक स्तर पर करना होगा। हम दूसरी चीज बात करें, सामाजिक स्तर की बात करें, अभी हम लोग यौन उत्पीड़न के शिकार, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के अंदर आत्मविश्वास का संचार करना होगा। हमेशा, और उसके परिवार को साहसी परिवार के रूप में परिभाषित करना होगा। जैसे लोग छुपा लेते हैं पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पे, ये बात हमेशा ध्यान दो कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसको लोग छुपा लेते हैं, नहीं बताते। तो हमेशा यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं को, पीड़िता को प्रेरित किया जाए ताकि कंप्लेन करे, इसके लिए उसे पुरस्कार दिया जाए। पीड़िता को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि अपराधियों के विरुद्ध शिकायत करे। इसके लिए उचित पुरस्कार की होनी चाहिए। हमेशा, फॉर एग्जाम्पल, देखा होगा एक अभियान चला था, मी टू। एक ने शुरुआत की, अन्य महिलाएं उसे फॉलो करने लगी। इस अभियान का ऐसा प्रभाव हुआ कि फ्यूचर में हो सकता है लोग उससे डरें। तो पीड़िता को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि अपराधियों के विरुद्ध शिकायत करे। पर क्यों करेगी? इसके लिए क्या होना चाहिए? उचित पुरस्कार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ऐसे ग्राम पंचायतों को क्या किया जाए? ऐसे ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाए। हमेशा सामाजिक अपराध के विरुद्ध आंदोलन
में शामिल ग्राम पंचायतों को हमेशा ध्यान दो इस बात को, मतलब पंचायती स्तर पर काम करना होगा, कुछ सामाजिक अपराध के विरुद्ध कार्य करे वो, और लोगों को क्या करे, जागरूक करे। ये तो काम होगा सामाजिक स्तर पर। प्रशासनिक स्तर पर क्या काम करना होगा? प्रशासनिक स्तर पर क्या काम करना होगा? कानून की सही समझ का विकास तथा उसका प्रचार। दूसरी चीज, कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी हमेशा ध्यान दो, कानून की सही समझ का विकास तथा उसका प्रचार। नंबर 2, कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी को जवाबदेह बनाया जाए। जवाबदेह बनाना होगा। तीसरी चीज, कानून की विफलता की स्थिति में सामाजिक क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन। की वसूली प्रशासक से करने पर हम बल की बात करें। अंत में एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, कानून का क्रियान्वयन न होने पर होने वाली क्षति की पूर्ति की वसूली प्रशासक से करने पर बल। यह काम प्रशासनिक स्तर पर करना होगा। अंत में देखा जाए, एक बेस्ट प्रशासक का पुरस्कार, बेहतरीन प्रशासक के पुरस्कार की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह प्रशासनिक स्तर पर करना होगा। राजनीतिक स्तर पर क्या करना होगा? राजनीतिक स्तर पर देखो आप, सामाजिक अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल श्रम अपराध, सामाजिक अपराध से पीड़ित लोगों के उचित पुनर्वास की व्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल, जो भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व है या वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है, उसको वहां से निकालो तो उचित पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि दोबारा उस अपराध में वो इन्वॉल्व ना हो। हमेशा हम दूसरी चीज बात करें, बाल श्रम को रोकने के लिए अभिभावक को जवाबदेह बनाया जाए। जब गार्जियन को जवाबदेह बना दोगे तो गार्जियन पूरी कोशिश करेगा कि बच्चों को स्कूल भेजे, तथा
बाध्य किया जाए। हम तीसरी चीज बात करें, बाल श्रम की सूचना देने वाले के लिए एक उचित पुरस्कार की व्यवस्था हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए ये बाल श्रमिक है, किसी दुकान पर बाल श्रम का उपयोग हो रहा है। आपने इन्फॉर्म किया सरकार को या बाल श्रम का उपयोग होता है, आपने इन्फॉर्म किया सरकार को। सरकार आपको क्या करेगी? एक पुरस्कार देगी। उचित पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक बाल श्रम रुकने वाला नहीं है। हमेशा ध्यान देने इस बात को चीज। और एक बड़ा सा इश्यू, मैंने क्या कहा, सामाजिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे, तीनों पे काम करना होगा। कठोर कानून का निर्माण कर देने मात्र से सामाजिक अपराध नहीं रुकेगा, और न तो यौन उत्पीड़न रुकने वाला है। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह यौन उत्पीड़न तभी रुकेगा जब लोगों को नैतिक रूप से मजबूत बनाया जाए। जैसे आप कानून बनाते रहो, पुलिस कहां कहां खड़ी होगी? जब एक घर के अंदर उसके गार्जियन के द्वारा जब यौन उत्पीड़न होता है, जब रिश्तेदारों के द्वारा यौन उत्पीड़न होता, तो क्या होगा? क्या हम उसे रोक पाएंगे? कलाम ने यह कहा है कि आप लोकपाल का गठन कर दो। आखिर लोकपाल पर नियुक्त व्यक्ति किस सोसाइटी से आएगा? और जब तक सोसाइटी नैतिक नहीं होगी तब तक हमारा लोकपाल नहीं सही तरीके से काम करेगा। मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो में भी करप्शन है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी करप्शन है। ये सारी बातें करने के बाद देखो आप, चीजें अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। थर्ड पैरे में, और निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है। निष्कर्ष में वस्तुतः सामाजिक अपराध को रोकने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर मिलकर काम करना होगा। ये सब मिलकर के जब आक्रमण करेंगे ना, तब जाके सामाजिक अपराध क्या होगा? रुकेगा। अन्यथा सामाजिक अपराध रुकने वाला नहीं है। अनेक ऐसी संस्कृतियां हैं जहां सामाजिक अपराध को मान्यता मिली है। मैंने क्या कहा, एक गरीब व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक अपराध को ही वो बना लेता है, अपनी आजीविका का साधन बना लेता है। शेष बातें हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।